Hello students of class 11 physics. I am Abhay Kumar going to discuss part 6 of the first chapter physical world. The topic is fundamental forces in nature, part 2, that is remaining part, strong nuclear and weak nuclear forces. पिछले पार्ट में हमने गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जो रिमेनिंग दो टाइप रह गया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का, वह था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उसमें पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है, न्यूक्लियंस कहा जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, काम करता है, जो कि न्यूक्लियस को एक डिफिनिट शेप देता है, डिफिनिट साइज देता है, स्मॉलर साइज देता है, उस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो आइडिया दिया था युकावा ने, जापानीज साइंटिस्ट युकावा, इन 1953। युकावा ने बतलाया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच मेसन्स, फील्ड पार्टिकल्स मेसन्स, 3 टाइप्स का मेसन होता है, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस। तो उसके प्रेजेंस में न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, जो कि प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स, उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये पॉसिबल होता है राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन inside the nucleus of an atom in the presence of mesons, as predicted by Yukawa. And there are 3 types of mesons, pi plus, pi zero and pi minus, is called a strong nuclear force. तो ये राइज कैसे होता है? क्लियर है कि मेसन्स के प्रेजेंस में ये होता है। ये जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन के बीच में, दैट इज न्यूक्लियस के बीच में। तो ये एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल्स मेसन्स के एक्सचेंज के कारण होता है। प्रोटॉन से निगेटिव मेसन पाई माइनस का जब एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन से निगेटिव मेसन का पाई माइनस का एक्सचेंज होने पर न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और फिर न्यूट्रॉन से पाई प्लस का पॉजिटिव मेसन का ट्रांसफर होगा, एक्सचेंज होगा, तो वह जो है पार्टिकल प्रोटॉन हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक्सचेंज ऑफ पायंस, पाई मेसन को पायंस भी कहा जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ मेसन्स के कारण जो है प्रोटॉन से निगेटिव मेसन का एक्सचेंज हुआ तो न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से फिर पॉजिटिव मेसन का एक्सचेंज होने से प्रोटॉन हो गया। तो एक्सचेंज के कारण ये जो फोर्स राइज होता है न्यूक्लियर फोर्स, केवल न्यूक्लियस के साइज तक ही सीमित है, रिस्ट्रिक्टेड है, और केवल में ये एक्सचेंज ऑफ मेसन्स के कारण होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वह प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो वह दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा। तो न्यूक्लियस के अंदर रिपल्सन भी होता है, तो वह कूलॉम्ब रिपल्सन फोर्स होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब जब कूलॉम्ब रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा छोटे न्यूक्लियाई के लिए तो ठीक है, छोटे न्यूक्लियाई के लिए
जिसका मास नंबर 20 से कम होता है या 20 के इक्वल होता है, वहाँ तक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो लगभग सेम होता है। लेकिन हेवी न्यूक्लियाई के लिए, जैसे यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, तो इन सब के लिए न्यूट्रॉन की संख्या उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोटॉन के मुकाबले, न्यूट्रॉन एक्सेस हो जाता है। और न्यूट्रॉन एक्सेस इसलिए जरूरी है कि प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स होगा उसको ओवरकम करते हुए, क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, अब प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा, वह प्रोटॉन के बीच जो रिपल्सन फोर्स है उसको ओवरकम करेगा। तो इस प्रकार जो हेवी न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है, एक्सेस न्यूट्रॉन होता है, और वह न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स है उसको ओवरकम करता है, उसको न्यूक्लियस एटम का जो है एग्जिस्टेंस बना रहता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन एक्सेस ज़्यादा नहीं होगा तो उस सिचुएशन में प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उस सिचुएशन में एटम ब्रेक कर सकता है। N/P का जो रेशियो है वह 1.5 के बराबर इक्वल या उससे ज़्यादा हो जाए तो वह न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और तब उससे जो है न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन स्प्लिट कर जाता है, न्यूट्रॉन स्प्लिट कर जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो में, और फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाता है न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है प्रोटॉन। और उसमें जो है बीटा माइनस पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और बीटा प्लस पार्टिकल पॉजिट्रॉन का इमिशन होता है। इसको रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। जब अनस्टेबल न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का रेडिएशन इमिशन होता है तो उससे न्यूक्लियस का साइज छोटा होता जाता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या घटते जाती है। और यह तब तक होगा जब तक कि न्यूट्रॉन की संख्या नंबर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के इक्वल और नियरली इक्वल ना हो जाए। तो इस प्रकार एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन एक्सेस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है 1.5 या उससे ज़्यादा है, तो वह धीरे धीरे आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, वह धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर आता है। जिस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 या नियरली 1 हो तो वह जो न्यूक्लियाइड होता है वह ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, और जिसमें N/P न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज़्यादा हो जाता है वह अनस्टेबल हो जाता है। तो ये तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हुआ, न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी के बारे में भी हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमने चर्चा किया कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स का। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी जरूरी है। न्यूक्लियस को एक छोटे रूप में, न्यूक्लियस का जो डायमेंशन होता है 10⁻⁻15 मीटर, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसमें न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करे, और ये काफ़ी स्ट्रांग होता है जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन के बीच में उसको ओवरकम कर सके। तो इसको आपने लिख लिया होगा, मैं समझता हूं। अब इसके बाद देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज को लिखने के पहले हम उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी को बतला दें, उसके बाद हम आप लोग लिखेंगे उसको। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, केवल अट्रैक्शन। अभी हमने बताया, डेफिनेशन में भी क्लियर है कि केवल अट्रैक्शन नेचर का होता है। और इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻18 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज a short range, very short range force. Its range is only 10⁻⁻15 meter, which is the size of a nucleus or which is the dimension of a nucleus. केवल इसी में काम करता है, इसी रेंज में काम करता है 10⁻⁻15 मीटर। इसके बाहर न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाएगा, इस रेंज के बाहर कोई न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज, इट इज ए सैचुरेटेड फोर्स। केवल ये 10⁻⁻15 मीटर बहुत शॉर्ट रेंज में काम करता है,
इसलिए देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए सैचुरेटेड फोर्स। सैचुरेटेड है, संतृप्त है। इसके आगे 10⁻⁻15 मीटर से काम नहीं, ज़्यादा काम ये वर्क नहीं करता है। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इट इज ए सैचुरेटेड फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, प्रबल नाभिकीय बल इसको हिंदी में कहते हैं, तो ये चार्ज पर, आवेश पर, न्यूक्लियंस किसे कहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से न्यूक्लियंस कहा जाता है, शुरू में भी हमने बतलाया। तो न्यूक्लियंस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इट मीन्स द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। मतलब नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स होगा वह सेम होगा। इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज पर डिपेंड करता तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। तो चार्ज पर डिपेंड करता तो फोर्स का वैल्यू जो होता प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन के बीच में, वह अलग होता, डिफरेंट होता। बट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियंस और चार्ज ऑन द elementary particles. Elementary particle, neutron, proton, etc. are called elementary particles. ये स्पिन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रबल नाभिकीय बल जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वह स्पिन पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के स्पिन पर डिपेंड करता है। दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। अब जो पार्टिकल हैं न्यूक्लियंस पैरेलल स्पिन वाला है, यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जो पैरेलल स्पिन वाले जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो उनके लिए यह फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। और जो एंटी पैरेलल स्पिन वाले पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियंस हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू कम होता है। तो वी कैन से दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्पिन डिपेंडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स है, यह एक अकेंद्रीय बल है हिंदी में कहें तो। सेंट्रल फोर्स हमने बतलाया था कि जो दो पार्टिकल को या दो चार्ज पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग काम करता है। ये तो न्यूक्लियस के अंदर में है, तो सेपरेशन काफ़ी कम है दो न्यूक्लियस के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। तो ये दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है। तो लाइन तो वो माने काफ़ी क्लोज लाइन, माने जो डिस्टेंस है काफ़ी क्लोज है। तो ये लाइन के लॉन्ग दो पार्टिकल्स को या दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाला लाइन के लॉन्ग वर्क नहीं कर पाएगा। सो इट इज नॉट ए सेंट्रल फोर्स विच इज कॉल्ड नॉन सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यह एक हिंदी में कहें तो असंरक्षी बल है। हमने बताया था पिछले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी कि कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स होता है जिसके द्वारा जो वर्क डन होता है, उस फोर्स के द्वारा वर्क डन वह पाथ पर, उसके पार्टिकल के पाथ, उसके द्वारा कवर किए गए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वह केवल उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, whereas a strong nuclear force as well as weak nuclear force both are non-conservative forces. So these are the properties of a strong nuclear force. तो जो इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था उसके बारे में हमने बतलाया। अब मैं चाहूँगा कि आप इन सभी प्रॉपर्टी को नोट कर लें, जिससे कि आपको हमेशा बाद में भी पढ़ने के बाद तुरंत याद रहे। Now I am going to write the properties of a strong nuclear force after cleaning the board. और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने Now write down the properties of the strong nuclear force. Its first property is
इट इज ऑफ ओनली अट्रैक्टिव नेचर, केवल अट्रैक्शन नेचर का होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, या प्रोटॉन, यहाँ तक कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी अट्रैक्शन नेचर का फोर्स होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में दोनों, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके बीच में रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन मेसन्स के चलते, मेसन्स के प्रेजेंस के कारण, मेसन के एक्सचेंज के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो ये केवल अट्रैक्शन नेचर का होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर सीमित होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ऑफ ओनली अट्रैक्टिव नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका रेंज केवल न्यूक्लियस के डायमेंशन तक है, दैट इज इट्स रेंज 10⁻⁻15 मीटर, विच इज द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस। थर्ड प्रॉपर्टी इज इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे नहीं करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि जो फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच में, वो उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का फॉलो नहीं करता है। ये हायर पावर ऑफ, मतलब F वेरीज 1/r⁵ उस ऑर्डर का ही होता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ने के बाद फोर्स जो है रैपिडली घटता है। ये न्यूक्लियर फोर्स इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो F वेरीज 1/r², बट इट ओबेज rather high power of, inversely proportional, rather high power of r, that is F varies 1/r⁵. So it does not obey the inverse square law. यह व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करता है, हिंदी में अगर कहें। इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, जो दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम नहीं करेगा, इसलिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी क्लोज है, सटे हुए हैं, तो वहाँ सेपरेशन बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए दो पार्टिकल के बीच में कोई लाइन वैसा होगा नहीं। तो सो इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, यह एक अकेंद्रीय बल है। इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यह पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता है। कंजर्वेटिव फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, सो इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यह एक असंरक्षित बल है। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये न्यूक्लियस में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा वह सेम होगा। तो इससे क्लियर है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर पार्टिकल्स के जो कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ए स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, ये पार्टिकल्स के स्पिन पर डिपेंड करता है। पैरेलल स्पिन वाले के लिए न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, और एंटी पैरेलल स्पिन वाले पार्टिकल्स के बीच में के लिए ये जो फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसका वैल्यू कम पाया जाता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। और इसका जो फील्ड पार्टिकल है, शुरू में ही हम बतलाया कि मेसन्स के एक्सचेंज के कारण जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो मेसन्स आर द फील्ड पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चूंकि ये सेकेंड प्रॉपर्टी में हम देखा कि वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड फोर्स, इसलिए सैचुरेटेड फोर्स भी है। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में भी इट इज ए सैचुरेटेड फोर्स, बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, दैट इज स्मॉल डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर। इसके बियॉन्ड ये फोर्स जो है अनइफेक्टिव हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है 10⁻⁻15 मीटर के आगे। तो ये सारा प्रॉपर्टी इसका हमने किया। अब जो है चौथा और आखिरी जो टाइप है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एटम जो है का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, अभी तक ये माना जाता है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन एटम। लेकिन अब यह भी पाया गया उसके बाद कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी सबसे एलिमेंट्री नहीं है, इससे भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, जिसको क्वार्क्स कहा जाता है। क्वार्क्स 6 टाइप का क्वार्क होता है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्ज क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप एंड बॉटम, दीज आर द 6 क्वार्क्स, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स फाउंड टिल। तो कैसे प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है
वो कैसे कंपोज होता है, अप और डाउन क्वार्क से मिलकर के कंस्टिट्यूट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वह क्वार्क्स है। क्वार्क्स के मेल से कंपोजिशन से प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन भी फॉर्म होता है। इसको तो हमने बतला दिया, उसको थोड़ा सा फिगर से भी हम दिखा देंगे। नाउ सम इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट क्वार्क्स। अभी तक हम यही जानते थे कि एटम का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। लेकिन बाद के स्टडी से, बाद की डिस्कवरी से ये पता चला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी का भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है, उससे भी छोटा है, उसका भी बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता है। कुछ और एलिमेंट्री पार्टिकल हो सकते हैं जिसकी हेल्प से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो कंपोज होता है, वो बनता है। दो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड क्वार्क्स। क्वार्क से बना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि। तो दीज आर ऑल्सो एलिमेंट्री पार्टिकल्स। 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स येट टू बी नोन। अभी तक अप यू से डिनोट करते हैं, डाउन को डी से, स्ट्रेंज एस से, टॉप को टी से और बॉटम बी से, और 4 क्वार्क को सी से। और इस पर जो चार्जेज होता है, क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल चार्ज नहीं होता है। क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है फ्रैक्शनल चार्ज होता है। क्वार्क्स हैविंग और क्वार्क्स पॉजेज फ्रैक्शनल चार्जेज। जैसे कि ये अप क्वार्क है तो +2/3 ई चार्ज होता है। ई द एलिमेंट्री चार्ज दैट इज चार्ज ऑन एन प्रोटॉन और ऑन एन इलेक्ट्रॉन whose value is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. It is also called the fundamental charge. A small e is also called fundamental charge. This is the charge of an electron or proton. A small e जो है वह उसको मूल आवेश कहा जाता है, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अंतर यही है कि प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा +E होगा, +E will be the charge on a proton, while on an electron it is minus small e. इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है -E और प्रोटॉन पर चार्ज +E। लेकिन क्वार्क्स का जो चार्ज होता है वो फ्रैक्शनल होता है। जैसे +2/3 अप क्वार्क का हुआ, +2/3 अप क्वार्क का, डाउन का -1/3। तो प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है? 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का चार्ज +2/3 और डाउन का -1/3। टोटल चार्ज हो जाएगा 2/3 + 2/3 4/3 स्मॉल ई। और यहाँ जो चार्ज हो जाएगा डाउन क्वार्क पर -1/3, तो 4/3 -1/3 दैट इज 3/3, दैट इज +1 ई, +1 और +1 ई। और सिंपली आप लिख सकते हैं +E। ये प्रोटॉन बन गया, फिगर 1 में दिखाए हैं इसको। ये प्रोटॉन इज मेड ऑफ 2 यू क्वार्क्स मान अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन का क्वार्क, जिसको डी से डिनोट करेंगे। डाउन को लिखा भी हमने, डाउन को डी से, अप को यू से, स्ट्रेंज को एस से, टॉप को टी से, बॉटम को बी से और 4 क्वार्क को सी से। तो ये प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो गया। P फॉर प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, सिंबल P स्टैंड फॉर प्रोटॉन। चार्ज +E और +E, सब चार्ज को जोड़ देंगे दोनों अप क्वार्क पर और डाउन क्वार्क पर, तो मिलकर के +1E दैट इज +E। और उसी ढंग से न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है 2 डाउन क्वार्क और 1 क्वार्क के मेल से, कॉम्बिनेशन से। -1/3 चार्ज डाउन पर, दूसरे पर भी उतना, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो इसका चार्ज 0 हो जाएगा। 2/3 और -2/3 +2/3 -2/3 दैट मीन्स 0। सो न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड by the combination of 2 down quark and 1 up quark, which is shown in figure 2। ये सब इसको आप बना लें, इसको लिख लें, नोट कर लें। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि साइड टॉपिक है, सप्लीमेंट्री टॉपिक है, जिसको हमने बता देना चाहा आप लोगों के लिए, विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए। अब इसके बाद 4th टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फंडामेंटल बेसिक और फंडामेंटल न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे।
नाउ फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसको हिंदी में दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। नाम के अनुसार सबसे दुर्बल होना चाहिए, लेकिन सबसे दुर्बल नहीं है, सबसे वीक नहीं है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा मजबूत है और अदर टू फोर्सेस से, अन्य दो बलों से कमजोर है। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल से कमजोर है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻25 टाइम्स अधिक शक्तिशाली है। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, whereas smaller than the strong nuclear force and electromagnetic force। अब इस फोर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हुआ? पॉली ने अपने हाइपोथेसिस में बतलाया, साइंटिस्ट पॉली ने, कि जब किसी रेडियो एक्टिव और हेवी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी कहा जाता है, उसके साथ साथ एक और पार्टिकल मासलेस, चार्जलेस, बट हैविंग स्पिन 1/2, उसका द्रव्यमान शून्य होता है, कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन स्पिन होता है 1/2, बीटा पार्टिकल के साथ ही इमिट होता है, जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स काम करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो बल काम करता है, क्रियाशील होता है, उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। तो ये पॉली साहब का जो हाइपोथेसिस था उसके अनुसार हुआ। बिफोर पॉली हाइपोथेसिस, the nature of weak nuclear force was not known. Then emission of beta particles from a radioactive nucleus violate both law of conservation of energy, law of conservation of angular momentum and law of conservation of linear momentum as well। और पॉली साहब का हाइपोथेसिस के पहले जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का इमिशन होता था, तो बीटा पार्टिकल, जो इमिटेड बीटा पार्टिकल है, उत्सर्जित बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है, वह पैरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के बीच का जो अंतर है, पैरेंट माने ओरिजिनल न्यूक्लियस जिससे कि इमिशन हो रहा है बीटा पार्टिकल का, और डॉटर न्यूक्लियस का मतलब जो रिजल्ट मिला आफ्टर द इमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स 1 और 2 बीटा पार्टिकल्स एंड मोर देन, तो जो रिजल्ट मिला उसको पैरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। तो पैरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो था, वह इमिटेड बीटा पार्टिकल के एनर्जी का लगभग 1/3 था। मतलब 2/3 एनर्जी जो है वह बर्बाद हो जाता था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती थी, तो जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेट होता था, उल्लंघन होता था, वायलेशन होता था। लेकिन पॉली हाइपोथेसिस के बाद जब बीटा पार्टिकल के साथ पॉली ने यह बतलाया कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल के इमिशन में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में टूटता है, स्प्लिट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन प्रोटॉन में टूटता है, इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट करता है, और साथ साथ जो है एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस होता है। तो जब एंटी न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो जाएगा, तब जो टोटल एनर्जी है, बीटा पार्टिकल की एनर्जी और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी, यह कुल एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मतलब उसको एंड पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं करेगा। तो पॉली हाइपोथेसिस के बाद बीटा पार्टिकल का स्टडी करने में, बीटा पार्टिकल के इमिशन का स्टडी करने के बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल करता है, उसका वायलेशन नहीं होता है। और दूसरा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्मियंस है, फर्मी पार्टिकल है, जिसका स्पिन जो है हाफ होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है +- हाफ होता है। तो अगर किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, तो उस सिचुएशन में न्यूक्लियस के स्पिन में भी 1/2 का, माने हाफ का जो है
अंतर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। यह पाया गया कि बीटा पार्टिकल के इमिशन के बाद उसके स्पिन में या चार्ज में जो है अपैरेंट न्यूक्लियस के चार्ज में या स्पिन में या तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं, या इंटीग्रल चेंज होता है। इंटीग्रल का मतलब 1, माने इंटीग्रल के रूप में होता है वो चेंज, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होता है। तो इससे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है। लेकिन पॉली साहब ने माना कि जो एंटी न्यूट्रिनो है और न्यूट्रिनो उसका एंटी पार्टिकल, न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है, तो जब एंटी न्यूट्रिनो का इमिशन होता है तो एंटी न्यूट्रिनो का मास 0, चार्ज 0, लेकिन स्पिन होता है, हाफ स्पिन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो टोटल चार्ज दोनों मिलकर के, दोनों का चार्ज मिलकर के यूनिट हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो स्पिन कर रहा है तो उस सिचुएशन में दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज मिलकर के 0 हो जाएगा। तो जो ऑब्जर्वेशन था उसके अनुसार है, फुलफिल हो रहा है। तो इसका मतलब है एंटी न्यूट्रिनो का एग्जिस्टेंस सबको मानने पर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस से, जो कि पॉली के द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी वो भी होल्ड किया, वो भी फुलफिल हो जाता है। तो ये न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस हो गया ऑफ which was given by Pauli to fulfill the law of conservation of energy and the law of conservation of angular momentum during the emission of beta particles from a nucleus. Now you can write down the force acting between the emitted beta particle जिसको इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन symbol E minus, and along with another particle, massless particle and chargeless particle emitted, that is called antineutrino, and an antineutrino symbol nu bar is called weak nuclear force. That is neutron inside the nucleus of a radioactive atom split into proton plus electron, that is beta particle, and antineutrino, and the force acting between electron and antineutrino is called weak nuclear force. This is weak nuclear force. Weak nuclear force. न्यूक्लियस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन जो है स्प्लिट कर जाता है प्रोटॉन ड्यूरिंग बीटा डीके, न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. नाउ we have to discuss about the property of weak nuclear forces. Now property of weak nuclear force. दुर्बल नाभिकीय बल का गुण में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज ऑफ ओनली अट्रैक्टिव नेचर. लाइक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में, एंटी न्यूट्रिनो के बीच में केवल अट्रैक्शन ही होता है, तो अट्रैक्टिव नेचर का ये हुआ. और ये भी इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. इसका भी बहुत कम दूरी तक ये काम करता है, लगभग न्यूक्लियस के साइज तक. वही रेंज 10⁻⁻15 मीटर, इसका भी लगभग 10⁻⁻
-16 मीटर, वही रेंज है लगभग नियरली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का है, इसका भी वही है लगभग। और ये भी जो है डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ F वेरिएज 1/r² को ये ओबे नहीं करता है। ये भी आर के हायर पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, इस केस में भी फोर्स जो होगा वह आर के हायर पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज फोर्स प्रॉपर्टी, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। ये भी नॉन सेंट्रल फोर्स दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम नहीं करता है। जो फोर्स दो पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग काम करता है उसको सेंट्रल कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। और ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, अकेंद्रीय बल इसको कहा जाएगा। यह एक अकेंद्रीय बल है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, सिमिलर टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसका भी प्रॉपर्टी वही था। और इसका जो फील्ड पार्टिकल है अभी हमने देखा न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इराइजेज ड्यू टू exchange of neutrino between during the emission of beta particle। न्यूट्रिनो के एक्सचेंज से होता है। न्यूट्रॉन जब स्प्लिट करता है प्रोटॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो, तो वहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज होगा वहाँ, तो न्यूट्रिनो जो है उसका फील्ड पार्टिकल हो गया इसका ये वीक न्यूक्लियर फोर्स का। तो ये न्यूट्रिनो के एक्सचेंज से जो है प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, तो वहाँ एक्सचेंज हुआ न्यूट्रिनो का, उसके कारण जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस होता है। और नाम है इसका वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो सबसे वीक नहीं है। इट इज नॉट द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर इज ग्रेविटेशन फोर्स। यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल नहीं है, सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल से ग्रेविटेशनल फोर्स से 25 टाइम्स अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक मजबूत होता है। तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स नहीं है, वीक जरूर है लेकिन वीकेस्ट नहीं है। 25 टाइम्स ज़्यादा मजबूत है ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से। लेकिन अदर दो फोर्सेस जो है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻11 टाइम्स वीक है और 10⁻13 टाइम्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻11 टाइम ये कमजोर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से 25 टाइम मजबूत है। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। कमजोर नाभिकीय बल का ये सब प्रॉपर्टी हुआ। तो ये आज नेचर इन फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर जो टॉपिक था उसका दोनों जो पार्ट बाकी रह गया था, फिफ्थ पार्ट में, पार्ट 5 में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वह कंप्लीट हुआ। अब मात्र एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें फोर्सेस को यूनिफाइड करने का प्रयास, डिफरेंट फोर्सेस को यूनिफाइड करने का प्रयास किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, उसके बारे में स्टडी करना है, वही पार्ट बचा है, 1 या 2 पार्ट में हो जाएगा पूरा कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।